हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। एनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लास लगातार चल रही हैं, टेस्ट सीरीज लगातार चल रही हैं और आज शायद ये हमारी 4th टेस्ट सीरीज है। ठीक है, और कुछ एक दो क्लास और रहेंगी एनवायरमेंट इकोलॉजी की, उसके बाद हम यूपी स्पेशल में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइए, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत या फिर किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और क्वेश्चन मॉडरेट टाइप क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो टफ होते हैं, तो हम सारे क्वेश्चन कराते चल रहे हैं। जो लेवल उनका है, आयोग का जो लेवल है उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, टफ क्वेश्चन बनाने के चक्कर में लेवल को नहीं भूलना है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ है, बायोडाइवर्सिटी का अर्थ है, जैव विविधता का अर्थ है ऑप्शन ए विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, और डी विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। बताइए जैव विविधता का अर्थ क्या होगा। जल्दी से कराएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि अभी एक महीना ही बचा हुआ है। आज से 22 दिसंबर को यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, आंसर क्या होने वाला है। आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ठीक है, क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर जो क्षेत्र होता है वहाँ पर प्लांट्स और फ्लोरा एंड फौना, उन्हीं की विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ, सभी में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज का पाया जाना ही क्या है, जैव विविधता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। टेस्ट सीरीज आपने लगाई होंगी, टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा, जिससे कि आपको अपना पता चले कि आप कहाँ पे कमज़ोर हैं। अभी आपके पास एक महीना है तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने को, लेकिन अगर आप लास्ट में सोचेंगे सिर्फ एग्ज़ाम ही देंगे तो वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो सेकंड क्या है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी औद्योगिक उपयोग एंड डी है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। ऑप्शन सी औद्योगिक उपयोग और डी है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र में निर्वहन। पारिस्थितिक तंत्र में तंत्र का निर्वहन, सॉरी, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। ठीक है, यह कार्य क्या है, विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता आनुवांशिक, जाति, समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का क्या है, निर्वहन करती है। पारिस्थितिक तंत्र का क्या निर्वहन करती है, क्या, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, बताइए। जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है, बताइए क्या होगा, मुख्य कारण क्या होगा। ए आवासीय प्रदूषण, बी विदेशज जातियों का समावेश, और सी अत्यधिक दोहन, डी है प्राकृतिक आवासीय विनाश। बताइए क्या होगा। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जो समाप्त हो रही है उसका मुख्य कारण क्या है। आवासीय प्रदूषण है, बी विदेशी जातियों का समावेश है, सी अत्यधिक दोहन है, और डी है प्राकृतिक आवासीय विनाश। क्या हो जाएगा आंसर, प्राकृतिक आवासीय विनाश। ठीक है, ये हो गया आंसर डी। आवासीय प्रदूषण भी होगा, विदेशी जातियों का समावेश भी होगा, अत्यधिक दोहन भी होगा, लेकिन इसमें मुख्य कारण जो बताया गया है वो प्राकृतिक आवासीय विनाश है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक आवास का विनाश किया जा रहा है। ठीक है, अगर प्राकृतिक आवास नहीं रहेंगे, जो स्थानिक प्रजातियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं,
जब उनके लिए एक आवास उपलब्ध नहीं रहेगा तो उनका ऑब्वियस है कि उनका ह्रास हो जाएगा, ठीक है, उनका समाप्त हो जाएगी, उनकी विलुप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो जैव विविधता की सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होगा ह्रास होने का? प्राकृतिक आवासीय विनाश, ठीक है, ये मेन कारण होगा। और बाकी आवासीय प्रदूषण, विदेशी जातियां, अगर ऑल पूछा रहेगा तब आएगा, लेकिन अगर मेन कारण पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा? प्राकृतिक आवासीय विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट हैं, ठीक है, ताप स्थल मतलब हॉट स्पॉट हैं। ए पश्चिमी हिमालय एवं पूर्वी घाट, बी है पश्चिमी हिमालय एवं सुंदरवन, एंड सी है पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, एंड डी है पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। क्या होगा बताइए? भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं? पश्चिमी हिमालय है या फिर पूर्वी घाट है, पश्चिमी हिमालय, सुंदरवन है, एक मिनट बच्चे, और पूर्वी हिमालय है व पश्चिमी घाट है, और पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। कौन से होंगे? आंसर क्या होगा? कौन से होंगे? पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, ठीक है, आंसर इसका सी, ठीक है। ठीक है, भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? एक तो है पूर्वी हिमालय, और दूसरा पश्चिमी घाट, ठीक है, एंड है म्यांमार भारत सीमा, म्यांमार भारत सीमा एवं सुंदरलैंड, इसमें ही आएगा एवं सुंदरलैंड, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा क्या बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी, सबसे ज़्यादा क्या है? बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। तो ये क्या है? हिंदी में बोलते हैं तप्त स्थल या ताप स्थल, और इंग्लिश में हॉट स्पॉट हैं, ठीक है। और लास्ट में है अंडमान एवं निकोबार, ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह रहेगा। एक मिनट यहाँ पे, ठीक है। पहला हो गया पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, थर्ड है म्यांमार भारत सीमा एवं सुंदरलैंड, और लास्ट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। ये हैं भारत के हॉट स्पॉट हैं जैव विविधता के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा तथा सुंदरलैंड का ही भाग है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा तथा सुंदरलैंड का ही भाग है। ये हो गया हॉट स्पॉट, ठीक है। और इसमें पूछा गया था कौन से हैं, तो जैसा कि पहले बता दिया हमने, पूर्वी हिमालय है और पश्चिमी घाट, ये हो जाएगा, ठीक है, पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है, रिच, दृष्टि से धनी स्थान है, कौन सा क्षेत्र है जो जिसमें रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी, ठीक है। ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी थार रेगिस्तान, और डी बंगाल की खाड़ी। जैसे कि हमने पहले बता दिया है, अब तो आप क्वेश्चन बना ले जाएंगे। क्या होगा इसका? कौन सा स्थान होगा? पश्चिमी घाट होगा, पूर्वी घाट होगा, थार रेगिस्तान होगा, या बंगाल की खाड़ी होगी? बताइए, कमेंट करके बताइए क्या होने वाला है। हो जाएगा क्या? पश्चिमी घाट, जैसे अभी बताया है, पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट नहीं होगा, पूर्वी हिमालय होता है, ठीक है, पश्चिमी घाट। आंसर हो जाएगा क्या? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है, कौन से? ए है, ऑप्शन ए है UTES, ऑप्शन बी है IUCN, ऑप्शन सी है IBWC, और ऑप्शन डी WWF। बताइए कौन सा होगा?
रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट में संबंधित संगठन कौन से होंगे? आंसर क्या होगा? IUCN। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा होगा? IUCN। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इधर लिख दे रहे हैं हम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का ये होगा फुल फॉर्म होगा, ठीक है। ठीक है, क्या हो गया? IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। और क्या है? प्राकृतिक, हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN, ठीक है, द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में विलुप्त के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। इंडेंजर्ड और डेंजर जो स्पीसीज रहेंगे ना, उनकी ये लिस्ट तैयार करता है, ठीक है। जो संकटग्रस्त जो जीव जंतु होंगे और जो संकटग्रस्त होने की संभावना है, उनकी ये क्या है? लिस्ट तैयार करते हैं रेड डाटा बुक। और इसका संगठन क्या है? IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ये होगा आंसर, हो गया B। आंसर इसका हो गया B, ठीक है। और अच्छा, हिंदी में भी लिखते हैं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ, ठीक है। ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज 7th, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है किसमें? डेड स्टॉक बुक में, ऑप्शन B रेड डाटा बुक में, और C लाइव स्टॉक बुक में, और D होगा उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। बताइए कौन सी होगी? रेड डाटा बुक में, जैसे अभी बता ही दिया हमने, रेड डाटा बुक में, ठीक है। विलुप्त होने वाली प्रजातियां, ठीक है, जो रहेंगी वो किसमें लिस्ट उसकी बनाई जाएगी? रेड डाटा बुक में, ठीक है। विलुप्त होने वाली जो प्रजातियां हैं जो अब विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है, वो किसमें रहेंगी? रेड डाटा बुक में, ठीक है। आंसर हो गया इसका B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? ऐसा कौन सा समूह है जो एक संकटापन्न, जो विलुप्त होने के कगार पर है, मतलब संकटापन्न, ठीक है, जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए होगा महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई बनगधा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ये जरूर देख लीजिएगा कि किस फॉरेस्ट में, कहाँ पे, किस रिजर्व में, किस नेशनल पार्क में कौन से जीव पाए जाते हैं। स्पेशल जो है वो जरूर पूछेंगे। कस्तूरी मृग किस में पाया जाता है? बताइए, कस्तूरी मृग बताइए किस में पाया जाएगा, और ये कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और B है कश्मीरी मृग, चीतल, नीलगाय और महान भारतीय सारंग। C रहेगा हिमतेंदुआ, अनूप मृग, रीसस बंदर और सारस क्रेन। और D रहेगा सिंह पुच्छी मेकांग, जो सिंह ये रहता है ना, शेर के जैसे पूंछ वाला होता है, क्या? बंदर। और नीलगाय, हनुमान लंगूर और चीतल। बताइए कौन सा होगा जो संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है। एनवायरमेंट इकोलॉजी के 20 से 25 क्वेश्चन PCS में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो आपको सिलेक्शन के बहुत नज़दीक तक लेके जा सकते हैं। इसलिए अच्छे से पढ़िए, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आप जरूर बना ले जाएंगे, ठीक है। कोई टफ क्वेश्चन एनवायरमेंट इकोलॉजी में नहीं आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कौन से होंगे जो डेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत आएंगे? वो होगा महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वनगधा, ठीक है। ये एशियाई वनगधा कहाँ पाया जाएगा? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑप्शन होगा इसका
आंसर होगा ए। ठीक है, कहाँ पे है? एशियाई वनगधा एक ही जगह है जहाँ पे ये पाया जाएगा। कौन सा राज्य ये पाया जाता है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? कच्छ के रण में एशियाई गधा पाया जाता है। ठीक है, कच्छ के रण में। ठीक है, जंगली एशियाई गधे होते ना, वो उधर पाए जाएंगे। कहाँ पे? कच्छ के रण, कहाँ? गुजरात में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 है। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण और कंजर्वेशन के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? ठीक है, कौन सी है? ए जैव मंडल रिजर्व, बी वानस्पतिक उद्यान, जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, वानस्पतिक उद्यान, एंड सी राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क एंड जंगली जंतु अभ्यारण्य, डी। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? ठीक है, कौन सी है जैव विविधता के संरक्षण की महत्वपूर्ण रणनीति हो जाएगी? वो रहेगी कौन सी? इसमें कुछ बताएंगे भी, एक्सप्लेनेशन इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है बताना, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैव मंडल रिजर्व। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण की महत्वपूर्ण रणनीति होगी? जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रहेगा कि कौन सी हम जैव विविधता के अगर हम कंजर्वेशन करना चाहें तो सबसे बेस्ट टेक्निक क्या रहेगी? हम जैव मंडल रिजर्व में बायोस्फीयर रिजर्व को संरक्षण करें तो काफी हद तक जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, अब जैव विविधता के संरक्षण करने के लिए दो तकनीक अपनाई जाती हैं। ठीक है, जैव विविधता के संरक्षण की महत्वपूर्ण रणनीति जैव मंडल रिजर्व है। ठीक है, और जैव मंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर स्वस्थाने जानते हैं, इंसिटू, और जैव विविधता का संरक्षण करना है। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण के स्वस्थाने इंसिटू और बहुस्थाने एक्सिटू तकनीक अपनाई जाती है। देखो बता देते हैं इसमें, यहाँ पे जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन सी है? ये डैश लेंगे यहाँ पे। एक रहेगी इंसिटू, ठीक है, एक रहेगी इंसिटू स्वस्थाने, यहाँ लिख देंगे स्वस्थाने। ठीक है, स्वस्थाने, और ये रहेगी एक्सिटू, एक्सिटू, ये रहेगी बाह स्थाने। ठीक है, बाह स्थाने, ये स्वस्थाने रहेगी और ये रहेगी बाह स्थाने रहेगी। ठीक है, ये बाह्यस्थाने। ठीक है, एक रहेगी स्वस्थाने कंजर्वेशन करना है ना जैव विविधता का, तो एक तो रहेगा इंसिटू और दूसरा रहेगा एक्सिटू। और इंसिटू में किसका संरक्षण करते हैं? इंसिटू में स्वस्थाने में, जहां पर अगर वो चीज जहां पर है वहीं पे उसका संरक्षण कर देना है। ठीक है, अगर नेचुरली जहां पे पाई जाएगी वहीं पे उसका संरक्षण कर देना है। ठीक है, और एक्सिटू में क्या होगा? वहां से लेकर कहीं और दूसरी जगह में जाकर जीव जंतुओं का या पेड़ पौधों का संरक्षण करना। ठीक है, जैव विविधता को बचाना, वो हो जाएगा एक्सिटू के अंदर। ठीक है, तो इंसिटू में क्या आ जाएगा? पवित्र झील व उपवन। ठीक है, ये उपवन आएगा। जैव मंडल रिजर्व आएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, एंड जैव मंडल और राष्ट्रीय उद्यान आएंगे, उद्यान, नेशनल पार्क। ठीक है, और वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये आएगा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये रहेगा पवित्र झील उपवन,
जैवमंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, और बाह्य स्थानीय में क्या होगा, एक्सिटू में क्या किसका कंजर्वेशन होगा, देखो पवित्र पौधे व घरेलू बगीचे। ठीक है, बीज बैंक, ये बहुत क्वेश्चन आए हैं, बीज बैंक इसका कैसे होगा संरक्षण, एक्सिटू में। ठीक है, बीज बैंक, ठीक है, पेड़ पौधों के बीज का संरक्षण। और जीन बैंक, इनका संरक्षण क्या करते हैं, इसमें नाइट्रोजन गैस मिला के इनका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, इस प्रिजर्व किया जाता है जैसे लॉन्ग टाइम तक इनको, इन सीड्स को बचा के रख सकें। ठीक है, बीज बैंक का, जीन बैंक का और निम्न तापीय संरक्षण। इसमें क्या प्राणी बगीचा रहेगा, वनस्पति बगीचा रहेगा, गार्डन जितने रहेंगे वो सारे एक्सिटू के अंदर आएंगे। प्राणी बगीचा, ठीक है, और वनस्पति बगीचा, ठीक है, वनस्पति बगीचा, वृक्ष उद्यान, ये सारे एक्सिटू के अंतर्गत कंजर्व किए जाएंगे। और जल तंत्र और चिड़ियाघर, जू। चिड़ियाघर, ठीक है, जू, इनका सबका कंजर्वेशन किससे हो जाएगा, एक्सिटू के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, अब जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति क्या है, जैवमंडल को प्रिजर्व करेंगे, क्योंकि इंसिटू है ना जैवमंडल, तो उसके उसी जगह पे उसको लाना नहीं पड़ेगा। अगर एक्सिटू में बाहर जाएंगे, बाहर लेके जाएंगे उसके अलग जगह, तो मे भी हो सकता है कि वो उसके लिए फेवरेट कंडीशन ना हो और वहाँ पे वो ग्रो ना कर पाए। ठीक है, इसलिए मेनली होता है जिस स्थान पर वो है, स्थानीय जो इसकी जगह है वहाँ पे उनका कंजर्वेशन करना। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर, इसमें बताना जरूरी था इसलिए बताया। ठीक है, क्योंकि फिर क्वेश्चन मतलब ये नहीं कि डिट्टू यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, उससे जितने भी आसपास जो भी क्राइटेरिया रहेगा उस कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय, को जैसे अभी बता दिया, स्वस्थानीय पद्धति इंसिटू नहीं है। आपको बताना नहीं है कौन सा है जो इंसिटू कंजर्वेशन नहीं है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति इंसिटू नहीं है। कौन सा, ए जीव, ऑप्शन ए रहेगा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, बी रहेगा वानस्पतिक उद्यान नेशनल पार्क, वानस्पतिक उद्यान नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, और सी है राष्ट्रीय पार्क, ये है नेशनल पार्क, और डी है वन प्राणी अभ्यारण्य। कौन सा रहेगा इसमें शायद मैंने एक हिंट भी दे दिया आप लोगों को, देख लीजिए अगर आप समझ पाए हो। आंसर क्या रहेगा, वानस्पतिक उद्यान, बी, ये नहीं रहेगा, क्योंकि जैवमंडल आरक्षित रिजर्व, ये बायोस्फीयर रिजर्व, ये इंस्टीट्यूट में इसका कंजर्वेशन किया जाएगा, नेशनल पार्क का भी और वन प्राणी अभ्यारण्य का भी। पर वनस्पतिक जो उद्यान रहेंगे, जो गार्डन होंगे, वेजिटेबल्स गार्डन, और जिसमें सारे ग्रीनरी पौधे, प्लांट और स्पीसीज के लाके लगाए जाएंगे, वो क्या हो गए, आर्टिफिशियल होते हैं, मानव मृत से लगाए, प्राकृतिक रूप से वो वहाँ पर नहीं ग्रो करते हैं। उनको ले जाकर कंजर्वेशन करने के लिए, स्पीसीज को बचाने के लिए काम किए जाते हैं। तो ये फिर क्या हो जाएगा, एक्सिटू कंजर्वेशन हो जाएगा, नॉट इंसिटू कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये रहेगा बी। आंसर क्या हो गया इसका, बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। ठीक है, आंसर क्या हो गया, ये इसका बी हो गया। ठीक है, 11 है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछ लिया गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड होता ही रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, बी शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, और सी शंकुधारी वनों में, और डी उत्तर ध्रुवीय वनों में कहाँ पे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाएगी। ठीक है, कहाँ पे पाई जाएगी सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, कहाँ पे पाई जाएगी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है,
उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाएगी। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इस क्षेत्र का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं फेवरेबल कंडीशन पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है। इसी कारण इसे अनुकूलतम बायोम, ऑप्टिमम बायोम भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्टिमम कंडीशन, ऑप्टिमम बायोम भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 क्वेश्चन है, जैसे 15 क्वेश्चन लाते हैं, लेकिन उस 15 में क्वेश्चन में आपका विथ एक्सप्लेनेशन के काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं और ज़्यादा लंबी क्लास करने का भी कोई टाइम नहीं रह गया है। ठीक है, 12 है जैव विविधता में परिवर्तन होता है। आज मोस्टली बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप स्किप ना करें, एक क्वेश्चन कराने से कोई मतलब नहीं है। अब कल दूसरा चैप्टर रहेगा, 1-2 क्लास, मोस्टली बस 1-2 क्लास ही अब एनवायरमेंट इकोलॉजी की लगेंगी। ठीक है, क्या रहेगा, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। एक भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता में परिवर्तन कब देखा जाएगा? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है जैव विविधता, और बी रहेगा भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, और सी पृथ्वी पर एक समान रहती है, और डी होगा ध्रुवों पर। ये ध्रुव होगा, ध्रुव नहीं होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो जैव विविधता में परिवर्तन होता है कब? भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जब हम मेडिटेरियन लाइन या इक्वेटर लाइन की तरफ चलेंगे, तो भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगे, तो वहाँ पे क्या देखेंगे हम? जैव विविधता का परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जैव विविधता वहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, जैव विविधता वहाँ पे जाते ही देखेंगे बढ़ रही है, क्योंकि जैसे भी बताया है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाएंगे? 10 डिग्री उत्तरी तथा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाएंगे। तो ये कौन सा रीजन रहेगा? जो जहाँ पे इक्वेटेरियल लाइन 0 डिग्री अक्षांश पे पाई जाती है। ठीक है, इसके दोनों साउथ और नॉर्थ में 10 डिग्री अक्षांश तक क्या रहेगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और जैव विविधता की रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। तो क्या है, भूमध्य रेखा की तरफ हम जैसे बढ़ेंगे तो वहाँ पे जैव विविधता में परिवर्तन देखेंगे कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की मात्रा जो रहेगी सर्वाधिक पाई जाएगी। ठीक है, भूमध्य रेखा की तरफ, क्योंकि यहाँ इनके लिए जैव विविधता बढ़ने के लिए क्या है? फेवरेबल कंडीशन है, जो इनको चाहिए वो सारी कंडीशन यहाँ प्रोवाइड कराती है। कौन सी? इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। ए जैव ईंधन के, बी वनों के, सी नम भूमि के, और डी शुष्क भूमि के। नम भूमि के, या फिर नम भूमि को ही बोल देते हैं आर्द्र भूमि। ठीक है, नम भूमि है आर्द्र भूमि। ठीक है, नम भूमि को ही बोल देते हैं आर्द्र भूमि। ठीक है, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? नम भूमि या आर्द्र भूमि से। यहां पे लिख देते हैं ये सी। आर्द्र भूमि, वेटलैंड। ठीक है, आर्द्र भूमि वेटलैंड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था किससे? नम भूमि या वेटलैंड आर्द्र भूमि से। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित नगर है। रामसर का नाम इसका क्यों पड़ा? क्योंकि यह रामसर ईरान में अवस्थित एक नगर का नाम है। 2 फरवरी 1961 में 2 फरवरी 1971 में यही बैठक के बाद इस कन्वेंशन की नींव पड़ी तथा ठीक है 1975 में पूर्णतः क्रियान्वित हुआ या लागू हुआ। और रामसर में हुई बैठक के कार्य इसे क्या बोलते हैं? रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? रामसर कन्वेंशन। कहाँ पे ये रामसर? ईरान का एक शहर है। वहाँ पे 2 फरवरी 1971 में बैठक के बाद इसकी नींव पड़ी थी। लेकिन अब इसको ये बोलें कि क्रियान्वयन कब हुआ, कब इसे लागू हुआ? 1975 में। यहाँ पे देखो लागू होना
पूरी तरह से इसका क्रियान्वयन 1975 में। ठीक है, क्रियान्वयन कब हुआ? 1975 में पूर्णतः क्रियान्वित हो गया। ठीक है, रामसर में बैठक हुई थी, इसके लिए इसका नाम क्या होगा? रामसर कन्वेंशन। ठीक है, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, ईरान के किसके? रामसर शहर से। ठीक है, नगर है वहां का, इसके नाम पर इसका नाम क्या हो? रामसर कन्वेंशन। ठीक है, आंसर क्या हो गया? सी। आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन लिख कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, बी 2 अप्रैल को, सी 2 मई को, डी 2 मार्च को। ठीक है, आयोग इस तरह से ही नजदीक, डेट तो वही रहेगा। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे, आप पर्टिकुलर आपने अच्छे से पढ़ नहीं रखा होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या होने वाले है, क्योंकि 2-2 तो सभी में दिया गया है, बस मंथ को डिफरेंट कर देगा। ठीक है, जिससे आप लोग आंसर को निकालने में प्रॉब्लम फील करेंगे, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो नहीं होगा। कब होगा ये? 2 फरवरी को। क्या रहेगा? 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस कब मनाया जाएगा? 2 फरवरी का। आंसर क्या हो गया? ए। ठीक है, आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किन प्रवाल भित्तियां, निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां हैं? ठीक है, नंबर 1 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, नंबर 2 कच्छ की खाड़ी में, और नंबर 3 मन्नार की खाड़ी में, और नंबर 4 सुंदरबन में। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। बताइए क्या होगा आंसर? बताइए, प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स किन में पाई जाएंगी? कोरल रीफ्स जो रहेंगी ना, किन में पाई जाएंगी? आंसर हो जाएगा आपका, देख लिये, हम बता देते हैं आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहेगी। ठीक है, कच्छ की खाड़ी में भी पाई जाएंगी, मन्नार की खाड़ी में पाएंगे, लेकिन सुंदरबन डेल्टा में नहीं पाएंगे। सुंदरबन में क्या है? मैंग्रोव्स वन पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदरबन जो डेल्टा है उसमें कौन से वन पाए जाते हैं? कौन फॉरेस्ट होते हैं? मैंग्रोव्स फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स वन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? 1, 2, 3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और आपको बताते चले कि प्रवाल जो भित्तियां हैं, 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, भारत के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर ये पाई जाएंगी। जैसे पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाएंगी, ये इसमें बता ही दिया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 1 मिनट, अंडमान निकोबार समूह में पाई जाएंगी। ठीक है, और कच्छ की खाड़ी, जैसे इसमें बताया, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में पाई जाएंगी, और मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहाँ मैप में कराया है मैंने? बताइए कहाँ है? ये सारी मैपिंग करा चुके हैं। मन्नार की खाड़ी कहाँ पे? बताइए, मन्नार की खाड़ी, और लास्ट लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये 4 हैं जिनमें प्रवाल भित्तियां भारत में पाई जाएंगी। ठीक है, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाएंगी, कच्छ की खाड़ी में, ठीक है, और मन्नार की खाड़ी में, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में पाई जाएंगी। प्रवाल भित्ति क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, फ्रीगिंग प्रकार की प्रवाल भित्तियां। तथा लक्षद्वीप में अगर पूछा जाए, लक्षद्वीप में जो प्रवाल भित्ति का रहेगा एटॉल, ये सारी उसके टाइप्स हैं कि प्रवाल भित्तियां किस प्रकार के आकार में पाई जाएंगी। ये काफी डेप्थ में, अब फिर आपका कभी टाइम मिलेगा जब पढ़ाने का तो बताएंगे। ठीक है, एटॉल प्रकार की प्रवाल भित्तियां किस में पाई जाएंगी? लक्षद्वीप में। और जो आपको बता ही दिया, सुंदरबन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ना कि प्रवाल भित्तियां। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं अब कोई क्वेश्चन है? नहीं, अब कोई क्वेश्चन नहीं है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, बताइएगा कि आपको कैसे क्वेश्चन लगे। क्वेश्चन वही बना रहे हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, भौकाल दिखाने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए, क्योंकि जो सिलेक्शन चाहिए ना आप लोगों को। ठीक है, ज्ञान अर्जित करना एक अलग बात है, लेकिन सिलेक्शन लेना, आप क्या चाहिए? आपको ज्ञान अर्जित करना है कि सिलेक्शन लेना है? ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्टेड पढ़ना है। ठीक है, वही पढ़ना है जो एग्जाम में आना है,
कोर एरिया अब कवर करना है, क्योंकि अब आपके पास 1 महीना है ओनली, आपके पास अब चैप्टर वाइज पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है। अब उतना पढ़ना है जितने में आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो फिर अल्टरनेट हम क्लास लेते हैं, परसों लेके आएंगे फिर, क्योंकि टाइपिंग भी हम ही को करनी पड़ती है और हम भी बहुत बिजी हैं। तो फिर हम परसों लेके फिर आते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लास लेके। तब तक आप लोग जहाँ भी हैं रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।